देखा शक्ति सिंह, मेरा दोस्त आ गया है, मेरा सुमेर आ गया है। अब हम दोनों के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। यूजीसी बिल को लेकर वही हो रहा है जिसका डर था। भारत को जातियों में तोड़ने का जो काम टुकड़े गैंग कई सालों से नहीं कर पाया ना, ये अकेले यूजीसी के बंटवारे वाले नियमों ने कर दिया साहब। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नया नियम लेकर आता है। यूजीसी ने देश के सभी कॉलेजेस में 13 जनवरी को इक्विटी यानी बराबरी की कमिटियां बनाने का नियम लागू कर दिया है। और एक चौधरी, तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। दोस्तों, जब से यूजीसी आया है बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तुम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। हालांकि मैंने वीडियोस बनाए, मैंने ट्वीट्स भी किए। देखो, एक आचार्य होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि अगर तुम सब लोग एक हॉल में बंद हो, बहुत अच्छा माहौल है, तुम स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म को एंजॉय कर रहे हो, अचानक से पता लगता है कि यहाँ पर किसी ने बम रख दिया है जिसमें सारे लोग मारे जा सकते हैं, तो मेरा फर्ज केवल आकर के ये चीखना और चिल्लाना नहीं रह जाता एक आचार्य होने के नाते कि यहाँ पर बम है और भाग जाओ। मेरा फर्ज बनता है कि बम से तुम मरो या ना मरो, पर भगदड़ से मत मर जाना। जो भगदड़ उसके बाद में मचने वाली है उसमें तुम ही अपने ही भाइयों को मार डालोगे। तो मैंने जितनी भी बातें कही, इतना तोल मोल करके कही कि हाँ, वास्तव में बम रख दिया है जिससे सब लोग मर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिनेमा हॉल, ये जो भारत है, इसकी संप्रभुता भी बर्बाद हो सकती है। हाँ, हो सकता है भाई इतना बड़ा बम, लेकिन यहां तुम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बाहर निकलो तो ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुम्हें बम से तो बचा लूं, लेकिन आपस में एक दूसरे को कुचलने के लिए छोड़ दूंगा। देखो, इसी कारण से मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नेता के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब हिंदुओं को लग रहा था कि भाई जात पात की करो विदाई, आपस में हिंदू भाई भाई, और जब हिंदुओं को तोड़ने का ऐसा प्रयास किया गया हो, यानी कि बिना मांगे कुछ ऐसी चीज दे देना जिससे कि हम लोगों का ध्यान देश के अंदर जो कुछ भी बुरा घटित हो रहा है उसके ऊपर ना जाए और हम आपस में लड़ने लग जाएं। मैंने अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रों में इस प्रकार के काफी सारे एविडेंस लिखे हैं कि जब जब हिंदू आपस में यूनाइट हो रहे थे या जिहादी ताकतों से लड़ रहे थे, तब तब कांग्रेस का ये ट्रेंड रहा है कि उन्होंने बिना मांगे आरक्षण में आरक्षण दे दिया, या हिंदुओं को उनकी आपसी पूजा पद्धति के नाम पर लड़वा दिया, या फिर नए शंकराचार्य या नए महामंडलेश्वर खड़े करके उनसे उस प्रकार की बयानबाजी करवा दी कि हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। देखो, अभी आप लोगों ने ना बॉर्डर 2 मूवी देखी होगी सनी देओल की, बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता रहे हैं जेपी दत्ता, उनकी जो पहली फिल्म है ना, कभी वो देखना, जिसका नाम है बंटवारा। बंटवारा में होते हैं धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बेटे को ही फिर बाद में बॉर्डर में रिपीट किया गया था, जो कि एक बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। लेकिन मुझे ये बंटवारा मूवी ऐसे टाइम पर क्यों याद आई है? कारण यह है कि फिल्में ना 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कि जो समाज को हमें कैसा निर्मित करना है, कैसा बनाना है, वो चीजें अपने नैरेटिव के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर परोसी जाती हैं, लोग उनको देखते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। जैसे कि हमें समाज के अंदर नंगपन लाना है, जैसे हमें समाज का जो नवयुवा है उसको व्यसनों में धकेलना है, उसको प्रेरित करना है कि उसके लिए छोटे कपड़े या कम कपड़े या नंगपन जो है वो न्यू नॉर्मल बन जाए, तो फिल्मों में वैसा दिखाना शुरू कर दिया जाता है। दूसरी फिल्में ऐसी होती हैं जो समाज की सच्चाई को दिखाती हैं, समाज के अंदर बुराई क्या है, समाज के अंदर अच्छाई क्या है, वो प्रदर्शित करती हैं। दर्शक उसको देखने के बाद में जो बुराई है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, जो अच्छाई है उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। जेपी दत्ता का ये ट्रेंड रहा है कि वो अपनी फिल्मों को समाज में क्या घटित हो रहा है वो दिखाते हुए लास्ट में एक मैसेजिंग देते हैं कि भाई हमें ऐसा काम करना चाहिए। बंटवारा फिल्म उसी पर आधारित है। ये बंटवारा फिल्म की जो कहानी है, ये किस प्रकार से इंदिरा गांधी के जमाने में हिंदुओं को आपस में लड़वाया और मरवाया गया था, किस प्रकार से आपस की दोस्ती को तुड़वा करके हिंदू हिंदू दुश्मन बनाए गए थे, और वो भी उस जमाने में कि जब इंदिरा गांधी के ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका था, उसकी सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए लोग तैयार हो चुके थे, आमादा हो चुके थे। लोग जानने लग गए थे कि इतनी महंगाई, इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी और स्टूडेंट्स तक को इतना जो लूटा जा रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, इंदिरा गांधी के ज़माने में फौज को ऐसे जूते दिए जाते थे जो 12 दिन के अंदर घिस जाते थे। फौज को घी के नाम पर चर्बी दी जाती थी, जब उसमें पूरियां तली जाती थी तो इतनी बदबू फैल जाती थी जितनी किसी मरघट में फैलती है। ये सारे न्यूज़ हैं, आप सर्च भी करेंगे तो मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रिवोल्ट पैदा हो गया इंदिरा गांधी के लिए।
तो अब इंदिरा गांधी क्या करती है कि हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए एक नया कानून बनाती है और ये होता है लैंड सीलिंग लॉ। अब ऐसा नहीं है कि जमींदारी प्रथा पहले समाप्त ना हुई हो, अंग्रेजों के ज़माने में हुई, फिर नेहरू जी आते हैं 1950 में, जमींदारी प्रथा को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और जो बड़े और वर्चस्व वाले किसान थे या जातियां थी उनसे ज़मीन लेकर के बाकी लोगों को बांट दी जाती है। उसके बाद में फिर एक बार फिर से 1960s में लैंड सीलिंग लॉ आता है और उसके बाद फिर से जमीन एक नाम से कितनी हो उस दायरे को संकुचित कर दिया जाता है और जमीन फिर से अन्य लोगों में बांट दी जाती है। और उसके बाद में आता है 1975 इंदिरा गांधी का जमाना कि जब लोग उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठे थे, कि जब वो रियासतों का सोना लूट रही थी, जमीनें हड़प रही थी, उनके अधिकार छीन रही थी, उनकी पद प्रतिष्ठाएं धूमिल कर रही थी, उसी जमाने में एक बार फिर से लैंड सीलिंग आती है और उस पूरे ड्राफ्ट को बनाने वाले होते हैं चौधरी चरण सिंह, जो उस समय पर वित्त देख रहे थे और बाद में फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और यही कहानी फिल्म भी बताती है कि किस प्रकार से चौधरी सुमेर सिंह जो कि एक जाट हैं और ठाकुर विक्रम सिंह जो कि एक राजपूत हैं, जिनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनके बीच में दांत काटी रोटी है। इवन इतना ही नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह के जो सगे भाई हैं वो भी ये कहते हैं कि हम सुमेर सिंह नहीं हैं, सुमेर सिंह की आप बात ज्यादा मानते हैं, सुमेर सिंह पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये इस कदर की दोस्ती का जमाना था। लेकिन जब लैंड सीलिंग आता है, दोनों तरफ के जो विलेन लोग होते हैं वो अपने अपने लालच को लेकर के इतनी आग लगा देते हैं कि दो अच्छे दोस्तों में भी दुश्मनी हो जाती है। और एक चौधरी, तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। और दोस्तों यही हमारे समाज की भी सच्चाई है, यही हमारे हिंदुओं की सच्चाई है कि जो कभी दोस्त हुआ करते थे, जिनकी कभी एक दांत काटी रोटी हुआ करती थी, इस प्रकार के कानूनों के बाद में वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भले ही इसमें से बीच में से आप लालच हटा दीजिए, भले ही इसमें से आप लोगों के बीच के षड्यंत्र हटा दीजिए, लेकिन परिस्थितियां उस प्रकार की बन जाती हैं जहां पर जर जोरू या जमीन बीच में आ जाती है कि अच्छे खासे सगे भाई तक दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तो फिर भी दोस्ती है, यहाँ तो फिर भी अलग अलग जातियाँ हैं और उसी जाति के फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए सरकारों ने हमेशा बिन मांगे कानून दे करके हिंदुओं को आपस में लड़वाया है। जब जब मैंने कहा कि हिंदुओं को ये लगता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तब तब यह प्रयोग हमारे ऊपर होते रहे हैं। और ये केवल उस समय की सच्चाई नहीं थी, आज भी अगर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर जातियों के बीच में जो दुश्मनी है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो बिजनेस से लेकर के सामान्य जीवन से लेकर के राजनीति तक हर जगह पर हमें दिखाई देती है कि आज भी उस समय जो वैमनस्य पैदा किया गया था, आज भी बिना सोचे समझे बड़े बड़े जातियों के जो नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसी प्रकार से लांछन लगा रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हिंदुस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सही सुन रहे हैं आप, घुंघराला बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर हमारे देश के अंदर, मैं सबकी बात नहीं करता, अजगर यानी कि अजगर यानी अ से अहीर, ज से जाट, ग से गुर्जर और र से राजपूत, ये चार जातियां भी अगर आपस में एक हो गई, इन चार जातियों की भी अगर एक दांत काटी रोटी हो गई, मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर जवाहरलाल नेहरू भी छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या छोड़ दो इनको भी, किम जोंग उन, ट्रंप, पुतिन, कोई भी होगा, वो हिंदुस्तान का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता था। लेकिन भारतवर्ष को कमजोर करने के प्रयास ही इस प्रकार से हुए हैं कि हम आपस में आराम से रह रहे थे, हम आपस में मिल बांट करके रोटी खा रहे हैं, लेकिन सरकार आएगी और वो हमें बताएगी कि नहीं, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ऐसे थोड़ा ही ना होता है भाई, तुम्हारी जात ये है, तुम्हें कम अधिकार मिले हैं, तुम्हारी जात ये है, तुम्हें ज्यादा अधिकार मिले हैं, तुमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया है, तुम्हारे ऊपर 2000 साल से अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे तो दिए गए थे, तुम्हें तो पढ़ने ही नहीं दिया गया था, तुम 5000 साल से केवल रेत खा करके जिंदा हो, तुम लड़ो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, तुम बदला लो, तुम इसको मारो, तुम उसको मारो, तब जाकर के हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष एक महान देश बनेगा। दोस्तों, सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई कितना ही बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बैठा हुआ हो, जब जब आपका ध्यान जिहादियों की तरफ जाएगा, तब तब कोई कानून आप लोगों के ऊपर थोप दिया जाएगा और तब तब आपको आपस में लड़ाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कानून लाए जाएंगे। कानून क्या? बम। लेकिन लोग आपको क्या बताएंगे कि बम रखा है, बम रखा है।
और आप क्या करेंगे, वहां से भाग निकलेंगे। और भाग करके क्या होगा, जो छोटे छोटे संकरे रास्ते हैं, यानी कि वो फैक्ट्स जो आपको समझ नहीं आ रहे, वो रास्ते जो आपको समझ नहीं आ रहे, वहां जाकर के आप एक दूसरे को कुचल देंगे, वहां जाकर एक दूसरे का खच्चर कर देंगे और अपनी जान बचाने के लिए उन गुत्थियों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगले ही कदम आपको भी कोई कुचल करके भाग जाएगा। मार्गदर्शन करने वाला कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला ऐसा होना चाहिए कि बम रखा है लेकिन विवेक से, अपने साथ वाले भाई का ध्यान रखते हुए, उसको आगे रखते हुए सब लोग यहां धीरे धीरे सब बाहर निकल जाओ। यानी कि हमारा एक भी व्यक्ति आहत ना हो, उसको आघात ना पहुंचे और सब के सब सुरक्षित निकले। एक सनातनी होने के माध्यम से या अपने समाज का मार्गदर्शन करने वाला होने के कारण से हमारा क्या कर्तव्य बनता है, केवल यह बताना कर्तव्य नहीं बनता कि बम रखा है। हर एक की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बम रखने वालों का जो उद्देश्य है उसको फेल करते हुए सबको सुरक्षित बाहर निकालना, और सबके बीच में जो हार्मनी बनी हुई है, सबके बीच में जो सामंजस्य बना हुआ है, सबके बीच में जो हिंदू हिंदू भाई की भावना बनी हुई है, उसको और ज्यादा मजबूत करते हुए उन सबको बाहर निकालना है। फिल्म की एंडिंग में तो यही दिखाया जाता है कि बुरे लोग मारे जाते हैं और जो दोस्त होते हैं वो अंत में फिर से दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती अंत में अमर हो जाती है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर वैमनस्य का जहर इतनी गहरी जड़ों तक भर दिया गया है कि वो हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी नष्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमने बचपन में तीसरी चौथी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी कि लकड़ियों को अलग अलग करके तो सब तोड़ देते हैं, लेकिन लकड़ियों को जब एक साथ बांध दिया जाता है, एकता उनमें आ जाती है, उस एकता के बंधन के साथ उनको नहीं तोड़ सकता कोई। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए, उन कहानियों के ऊपर हमने खुद से मिट्टी डाल करके पानी डाल दिया कि अब ये कहानी हमें नहीं चाहिए। हम वो नैतिक शिक्षा ही भूल गए। इससे तो अच्छा हमारा बचपन ही था कि भले ही हम उस समय पर नासमझ थे, लेकिन बचपन की वो नासमझी हमारी आज के हमारे इंटेलिजेंट होने से बहुत ज्यादा अच्छी थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और वास्तव में यदि आपको समाज का नेतृत्वकर्ता बनना है तो नेतृत्व से पहले कर्तव्य याद रखिए कि हमें हमारी एकता अखंडता को तोड़ने वाले ऐसे बमों से ही केवल लोगों को नहीं बचाना है, आपस के वैमनस्य से भी बचाना है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।